हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 35 प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे आप जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम देने गए होंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर का देने जाएंगे, एलटी ग्रेड हो गया, साथ ही साथ यूजीसी नेट की परीक्षाओं में भी आए प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। ये सभी प्रश्न आपके आगामी यूजीसी नेट की परीक्षा ग्रेड 1 और प्रवक्ता की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं सभी आपके रिपीटेड प्रश्न हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। पहला प्रश्न है हमारे पास कि धरातल पर क्षैतिज दिशा में लावा की तस्तरीनुमा आकृति लैपोलिथ कहलाती है। हैकोलिथ का विकास बैथोलिथ में होता है। केवल एक सही, दो सही या फिर एक दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो जो आपका लावा हो गया या जो भी आपका लावा का क्षैतिजनुमा जब जमाव होता है ज्वालामुखी उद्गार के समय, तो ये धरातल के नीचे ही जो लावा फंस जाते हैं उसके ही हो पाते हैं। इसकी कई स्थलाकृतियाँ वहाँ पे बनती है, लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, साथ ही साथ सील और डाइक भी बनती हैं। ठीक, तो इन सभी स्थलाकृतियों की बात यहाँ पे की जाएगी जब ज्वालामुखी के चैप्टर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, तो इसके अनुसार जो आपका लैकोलिथ ये राइट है, क्षैतिज जमा होता है तस्तरीनुमा, और जो इसका विकास है बैथोलिथ में ही होता है। तो राइट आंसर आपका एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, अभिसारी प्लेट किनारा। दूसरा प्रश्न है कि अभिसारी प्लेट किनारा और मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों से मुक्त होते हैं। दूसरा है कि प्रशांत महासागर का जो अग्निवलय है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पे विश्व की 2/3 ज्वालामुखी गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे यदि प्रश्नों की बात करें और ऑप्शंस आपके पास हैं, एक सही, दो सही, दोनों या फिर कोई नहीं, तो जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कथन के अकॉर्डिंग कि जो कह रहा है कि अभिसारी प्लेट किनारा, देखिए अभिसारी और अपसारी जो होते हैं, अभिसारी यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हों, अपसारी मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हों। ठीक, तो अभिसारी में जाहिर सी बात है एक दूसरे की तरफ आएंगे तो एक दूसरे से टकराव होगा, प्लेट किनारों का। जब टकराव होगा तो यहाँ भूकंप भी आएगा, और जब ये यहाँ पे मान लीजिए एक क्षेपित हो जाता है नीचे, तो ये संवहनी धाराओं की वजह से या जो नीचे आपका टेम्परेचर है उसकी वजह से ये लिक्विड फेज में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका गैस वगैरह जो भी भाप बनेंगे, फिर ये प्रेशर डालेंगे और यहाँ से ये तोड़ के निकलेगा तो ज्वालामुखी का रूप ले लेगा। ठीक, इस तरह से ये पूरा आपका जो है, तो ये आपका कह रहा है कि मुक्त क्षेत्र होता तो नहीं होता है, ये राइट नहीं है। अगला है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लगभग विश्व की 2/3 ज्वालामुखी गतिविधियाँ पाई जाती थी, ये राइट है। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा नंबर का है ये सही है। ठीक, नेक्स्ट आइए, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसका विचार करना है। इस सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडल कई टुकड़ों में डिवाइड है, बात सही है। स्थलमंडल कई टुकड़ों में डिवाइड है, इस आधार पे कहा जा सकता है कि जो आपके स्थलमंडल हैं इसका निर्माण या धरातल का निर्माण, जब आपने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को देखा होगा तो उसमें आपको ये मिला होगा कि विभिन्न प्रकार की प्लेटों से मिलके बनी है, जिसमें 6 बड़ी और लगभग 20 जो है छोटी प्लेटें मानी जाती हैं। हालांकि इससे भी ज़्यादा प्लेटें हैं छोटी छोटी, लेकिन जो एक मान्यता है माना जाता है वह आपका 20 के आसपास है। ठीक, ये नासा का मानना था। तो इसमें पूछ रहा है कि कई टुकड़ों में डिवाइड है, ये पहला सही है। इस सिद्धांत के अनुसार स्थलीय मंडलीय प्लेटें दुर्बलता मंडल पे तैरती, ये भी आपका राइट है कि दुर्बलता मंडल के ऊपर आपका कौन सा होता है, लिथोस्फीयर होता है। ठीक, लिथोस्फीयर को ही आपका क्रस्ट या परपटी कहते हैं, और इसमें आपका जो चट्टानें वगैरह यहीं पाई जाती हैं और प्लेटें भी इसी में होती हैं। तो यही आपका कह रहा है कि इसके ऊपर तैरता है, तो राइट है ये। ठीक, तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर सही है, एक और दो दोनों राइट है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसको भी देख लीजिए कि महाद्वीपीय विस्थापन का विकसित रूप माना गया प्लेट विवर्तनिकी को, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था हैरी हेस ने किया था। ठीक, जबकि इसकी वैज्ञानिक व्याख्या मॉर्गन ने की थी, ध्यान रखिएगा इसको।
क्योंकि कई लोगों के एक मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया था, तो उसमें बहुत ढेर सारे लोगों को ये प्रश्न रहे थे कि नहीं हैरी हेस नहीं मॉर्गन है, तो बार बार उनको कमेंट में भी बताना पड़ा था। तो यहाँ पे आप इसलिए ध्यान से देख लीजिए कि वैज्ञानिक व्याख्या मॉर्गन ने की थी और प्रतिपादन हैरी हेस ने किया था। यदि आपसे ऑप्शन में दे दी दोनों तो आपको हैरी हेस लगाना, क्योंकि पहली बार इन्होंने ये बात की थी। लेकिन दोनों में से एक आए, मॉर्गन आए तो मॉर्गन लगाइए, हैरी हेस आए तो हैरी हेस, क्योंकि ये आपके लिए आसान हो जाएगा। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडल कई छोटे छोटे प्लेटों में डिवाइड हुआ, ठीक, तो इसीलिए आपका कथन एक सही है। और यहाँ पे देखिए कि बड़ी प्लेटों की बात करें तो 6 बड़ी प्लेटें कौन सी है? अमेरिका, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियाई, इंडो ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत और अंटार्कटिका। छोटी प्लेटों की बात करें तो जो प्रमुख छोटी प्लेटें हैं उसका इनाम यहाँ पे दिया गया। नजका प्लेट हो गया, कोकोज हो गया। यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाते हैं कहाँ पे पड़ती हैं। अरेबियन प्लेट है, फिलिपाइन है, स्कोसिया है, कैरेबियन है, जीवांडी फोका है, सोमाली है, मिरमी प्लेट है, ठीक। तो जो आपका ये पूरा दुर्बलता मंडल के ऊपर क्षैतिज दिशा में तैरती हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा एक लघु प्लेट नहीं है? तो लघु प्लेट आपका नजका, फिलीपींस, अरेबियन, अंटार्कटिका। तो यहाँ पे आप देखिए इसी पे आधारित प्रश्न है ऊपर। तो यहाँ पे जो छोटी प्लेटें इसमें देखिए कि जो हमने अभी जस्ट आपको बताया, अब आप ऑप्शन में आइए कि नजका, फिलीपींस, अरेबियन और अंटार्कटिका, कौन सा बड़ी प्लेट में अंटार्कटिका आपका है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा कि ये लघु प्लेट नहीं है। यहाँ पे देखिए दिया भी है, ठीक। नेक्स्ट आइए, कोकोस प्लेट की अवस्थिति की बात अलग अलग कर रहा है ये। तो यहाँ पे मिलान करना आपको, और आप लोग अपने स्तर से यहाँ पे मिलान करिए। चलिए पहला देखते हैं कि कोकोस प्लेट कहाँ पे है। तो कोकोस प्लेट आपका किस जगह पे है? सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। कहाँ से? ये देखिए आपका हो गया दक्षिण अमेरिका, ठीक। और यहाँ पे ही यहीं आपका जो है कोकोस प्लेट है, ठीक। अगला है कि नज़का प्लेट, कैरोलिना प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ठीक। तो इन सभी को आपको टिक लगाना है। अब ऑप्शन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा सही मिला है। तो केवल एक ही सही मिला है यहाँ पे, कोकोस प्लेट ही, और सभी यहाँ पे सही नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे केवल ए वाला राइट हो जाएगा। आंसर भी आपको दिखा दिया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन भी है ये आपके पास कि कोकोज आपका सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक बेल्ट के बीच में है। नज़का प्लेट आपका दक्षिण अमेरिका और पैसिफिक बेल्ट के बीच में है, यानी कोकोज के ऊपर ही नज़का यहाँ पे आपका आता है। यानी जो आपका ये है तो सेंट्रल अमेरिका कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक। ये कोकोज हो गया। यहाँ पे आपका दक्षिण अमेरिका और पैसिफिक बेल्ट, यहाँ पे नज़का हो गया, ठीक। कैरोलिना प्लेट कहाँ पे है? तो फिलीपींस और भारतीय प्लेट के बीच। तो यानी कि जो आपका ये इंडिया का मैप जब आप देखेंगे इस तरह से, ये आपका हो गया, यहाँ पे फिलीपींस है और भारतीय प्लेट है, इनके बीच जो है आपका ये कैरोलिना प्लेट आती है। फिलीपींस प्लेट ये आपका एशियाटिक और प्रशांत प्लेट के बीच में आती है। नेक्स्ट है महासागरों के संबंध में आपका बेसिन के बारे में बताना है, ठीक। उसका एक क्रम बताना है कि सबसे ऊपर कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके पास महाद्वीपीय उत्थान, शेल्फ, बेतली मैदान, महाद्वीपीय ढाल। बेतली मैदान, महाद्वीपीय उत्थान, महाद्वीपीय ढाल या महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय उत्थान, बेतली मैदान, महाद्वीपीय शेल्फ या फिर महाद्वीपीय ढाल। लास्ट है कि महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान, फिर उसके बाद आपका बेतलीय मैदान। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए कि क्रम भी दे दिया है ये कि महासागरीय बेसिन से भूमि की ओर। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में यही आपको समझना है। यहाँ पे देख लीजिए, बेसिन से भूमि की ओर की बात की जा रही है, यानी कि ये आपका इस तरह से जो बनता है। अब यहाँ से ऊपर की ओर, यानी कि जो बीतली मैदान हो गया, ठीक। उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे आपका गंभीर सागरीय उत्थान होगा, ठीक। उसके बाद आप आएंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप होगा, फिर आप आएंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, यानी महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय उत्थान, बीतलीय मैदान, ठीक। तो ये सभी आपका ये क्रम आएगा। तो आपका बेसिन से पूछ रहा है तो इसलिए आपका यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा?
दूसरा। ठीक, लेकिन यदि आपका भूमि से बेसिन की ओर पूछता तब आपका क्या हो जाता है सबसे ऊपर, महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल जो आपका उत्थान है, उसके बाद आपका वितलीय मैदान। राइट, तो यहाँ से आपका जो वितलीय मैदान, महाद्वीपीय उत्थान, ठीक, यहाँ से आपने क्लियर कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक उत्थित भूखंड का स्थलरूप निर्माणक प्रक्रम द्वारा रूपांतरण होता है जिसका अवसान आकृति विहीन मैदान में होता है। तो यह किसने दिया, पिंग का है, ये क्रिकमे का है, या फिर डेविस का या किंग का। तो जो सही उत्तर यहाँ पे आपका है कि एक उत्थित भूखंड का स्थलरूप निर्माणक प्रक्रम द्वारा रूपांतरण होता है जिसका अवसान आकृति विहीन मैदान में होता है। ध्यान रखिएगा ये कि स्थल रूप का निर्माण प्रक्रम और जो उसका अवसान आकृति विहीन मैदान में हो रहा है, तो ये किसका है आपका, तो ये डेविस महोदय का है। डेविस का जो भौगोलिक अपर्दन चक्र है उसमें इन्होंने बात किया कि एक उत्थित भूखंड स्थल रूप निर्माणक प्रक्रम द्वारा होता है और अवसान उसका पेनिप्लेन के रूप में यानी आकृति विहीन मैदान के रूप में। पेडिप्लेन की अवधारणा किसने दी थी, डेविस, किंग, पेंक, कॉटन। पेडिप्लेन किससे संबंधित है आपका, तो ये आपका है एलसी किंग से। ठीक, पेडिप्लेन क्या होता है ये भी जान लीजिए कि ये अर्ध शुष्क प्रदेश में अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में कई पेडिमेंट के मिलने के बाद जो मंद ढाल वाली समतल सतह होती है और जिसके ऊपर मलबे की पतली परत होती है, या तो पतली परत रहेगी या वो निक्षेप से रहित हो होता है, तो ये आपका पेडिप्लेन होता है। नेक्स्ट आइए, निम्न पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के अभिसरण के बाद हुआ। किस पर्वत का निर्माण महाद्वीपीय और महासागरीय पट्टिका के निर्माण के बाद यानी अभिसरण के बाद हुआ। अभिसरण यानी कि एक दूसरे की तरफ आने के बाद हुआ। ऑप्शन है आपके पास यूराल, आल्पस, एंडीज या अप्लेशियन। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा एंडीज। एंडीज पर्वत का निर्माण महासागरीय और महादेशीय पट्टिका के अभिसरण के कारण हुआ। एंडीज आपका ये यहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका हो गया, और यही आपका एंडीज है, तो ये आपका हो गया महासागरीय, ये हो गया महाद्वीपी। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। जल विभाजकों का नियम, पेडिप्लेनेशन चक्र, पेडिमान ट्रिपेन, नदी जीवन पूर्ण चक्र। जीआईसी प्रवक्ता 2012 का प्रश्न है, कौन सा मिला नहीं है। तो जो सही उत्तर आपका हो जाएगा जल विभाजकों का नियम मोरिसावा का जो दिया है, तो ये मोरिसावा का नहीं बल्कि मोरिसावा का है टेक्नोज्योमेट्री मॉडल। पेडिप्लेनेशन एलसी किंग का है, जानते हैं आप। पिडमॉन ट्रेपेन पेंक का है, और नदी जीवन पूर्ण चक्र ये आपका डेविस का है। ठीक, नेक्स्ट आइए, किसने पेडिमेंट के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्विक अपर्दन की भूमिका पर जोर दिया। पार्श्विक अपर्दन की भूमिका पर किसने जोर दिया, मैगी पेगा ब्लैडर, मैगी ब्लैक बेल्डर जॉनसन, या पेगा ब्लैक बेल्डर जॉनसन, या पेगा जॉनसन लाशन। ये आपका यूजीसी 2012 का प्रश्न है, और इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह है पेगा ब्लैक बेल्डर और जॉनसन ने पेडिमेंट के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्विक अपर्दन की भूमिका को महत्व बताया। अपक्षय की दर निम्न में से कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, निचला मैदान, थार मरुस्थल। तो जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा है, ये देखिए 2017 का असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है। तो थार का जो मरुस्थल है वहाँ पे आपका अपक्षय दर सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि चट्टानों का जो अपक्षय होता है वो चट्टानों का अपने ही स्थान पे टूट फूट के वहीं पे आपका रह जाना, यानी बहाव उसका नहीं होना। ठीक, जब बहाव वहाँ से हो जाता है तो वही आपका अपर्दन कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा बृहद संचलन की अनच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है, आधारी अदाखनन, अपस्तरण, भूस्खलन या पंग प्रवाह। सही उत्तर आपका है अपस्तरण। ठीक, तो अनच्छादन में क्या होता है कि आपका दोनों चीज़ सम्मिलित होता है, अपक्षय और अपर्दन की सम्मिलित क्रिया को ही अनच्छादन कहते हैं। ठीक,
तो इसमें आपका भूस्खलन, पंख प्रवाह, आधारी अधर खनन, ये सभी आपका अपक्षय और अपर्दन दोनों से संबंधित हैं कहीं ना कहीं, भूस्खलन भी। तो इस वजह से आपका ये बृहद संचलन के अंतर्गत आएंगे, जबकि अपस्तरण जो है ये इससे संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट है सिलिकेट और कार्बोनेट खनिजों को प्रभावित करने वाली रसायनों में होने वाले अपक्षय प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जलीय विश्लेषण, विद्युत अपघटन, अपवर्तन या फिर लवणीय क्रिस्टल वृद्धि। तो क्या कहा जाएगा इसे? जलीय विश्लेषण। ठीक। नेक्स्ट आइए, झारखंड 2017 का प्रश्न था ये। दरारों में उगी हुई पौधों की जड़ें जो चारों ओर की सैल पर दबाव डालती हैं और अंत में जड़ें बढ़कर सैलों को तोड़ देती हैं, यह किसका उदाहरण है? जलयोजन का, कार्बोनेशन का, रासायनिक अपक्षय का, भौतिक अपक्षय का। तो जो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा, यह किसका उदाहरण हो जाएगा? ये भौतिक अपक्षय का। ठीक। तो अपक्षय का मतलब आपने देखा कि चट्टानों का टूट फूट के अपने ही स्थान पे पड़े रहना। चलिए नेक्स्ट आइए। अपघर्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कण अवखंडित हो जाते हैं। यह भौतिक अपक्षय में द्वितीय प्रक्रिया है, रासायनिक अपक्षय में प्राथमिक है, रासायनिक अपक्षय में द्वितीयक है या भौतिक अपक्षय में प्राथमिक है। टीजीटी 2017 का प्रश्न है झारखंड का। तो जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कि अपघर्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कण अवखंडित हो जाते हैं। भौतिक अपक्षय में प्राथमिक अपक्षय प्रक्रिया, प्राथमिक प्रक्रिया है। ठीक। इसमें जो कण है वो अवखंडित हो जाते हैं। अभी आपने ऊपर ही देखा कि चट्टानों में जब पौधे उगाते हैं। अगला है कि भौतिक अपक्षय में मृदा और सैलों का वायुमंडलीय अवस्थाओं जैसे जल, दबाव यानी प्रेशर, बर्फ और ताप के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के कारण अवखंडन होना शामिल है। इसे यह भी कहा जाता है यांत्रिक अपक्षय, विसर्जन, कार्बोनेशन, कृत्रिम अपक्षय। तो जो राइट हो जाएगा 70 का, कौन सा प्रश्न है? 70वां का जो राइट हो जाएगा वो आपका यांत्रिक अपक्षय। ठीक। नेक्स्ट आइए। वलित स्तरों पर जिनके ऊपर कठोर सैल आवरण हो उनके अपर्दन के कारण निम्न में से कौन सा स्थल रूप विकसित होगा? क्रेस्टा, बूटे, मेसा या सुकरपृष्ठ यानी हॉकबैक। जो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? मेसा। ठीक। यानी ऊपर वाला जो कठोर होता है, नीचे जो है आपका उतने कठोर नहीं होता, तो ये पूरा टेबल की नुमा एक आकृति बन जाती है। ठीक। इसे ही मेसा कहा जाता है। अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलीय संजयन या जलयोजन। तो जो अपक्षय होता है खनिजों में जल की वृद्धि की वजह से, तो ये क्या होता है? आपका जलयोजन की प्रक्रिया होती है। ठीक। नेक्स्ट आइए। जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर एवं क्षैतिज दिशा में आ जाती हैं तो परिणाम स्वरूप जो वलन बनता है उसे क्या कहा जाता है? सममित, समनत, परिवलन या प्रतिवलन। क्या कहा जाएगा इसे? प्रश्न देख लीजिए। दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर, ठीक, यानी कि या इस तरह से या इस तरह से एक दूसरे के समानांतर आ गई और क्षैतिज अवस्था में यानी कि इस तरह से आ गई, ये वाला जो बताया गया, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है परिवलन। ठीक। नेक्स्ट आइए। इसमें आपका भ्रंशों के बारे में दिया और मिलान करने को बोला है। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन सूची 1 और सूची 2 है। तो सामान्य भ्रंश की बात सबसे पहले है। तो सामान्य भ्रंश क्या होता है कि यह दो सेल खंडों के विपरीत दिशाओं में जब विस्थापन होता है तो ये सामान्य भ्रंश होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये आपका पहला हिस्से। ठीक। उत्क्रम भ्रंश क्या होता है कि उत्क्रम भ्रंश में जो सेल खंड होते हैं एक दूसरे की ओर संचलन करते हैं, यानी जो सेल खंड है इस तरह से, तो ये उत्क्रम भ्रंश होते हैं। ठीक। यानी कि आपका ये दूसरा। पार्श्व भ्रंश क्या है? पार्श्व भ्रंश में क्या होते हैं कि ये एक दूसरे के सहारे यानी कि ऐसे मान लीजिए हो गया, ऐसे हो गया, एक इधर इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे आपका सेल खंड का क्षैतिज विस्थापन। स्टेज भ्रंश में जब भ्रंश श्रृंखलाओं का ढलान उसी दिशा में हो, तो यानी चौथा ये हो गया। नेक्स्ट आइए। निम्न में से कौन सा यांत्रिक अपक्षय का प्रक्रिया नहीं है?
यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है, कैमरिंग, एक्सफोलिएशन, प्लकिंग या चिलेशन। तो जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये आपका है चिलेशन। यह यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत नहीं आएगा। दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित सकराखंड या ब्लॉक क्या कहलाता है? गैब्रन, हॉस्ट, टेकनच, मोनोक्लाइन या अपनति। आसान सा है ये। तो जो सामान्य भ्रंशों के बीच जो उत्थित भाग होता है, ब्लॉक होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो आपका कहलाता है हॉस्ट पर्वत। नेक्स्ट है आनत शैली संस्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है? अपनति, नति, अभिनति या नतिलंब। ये देखिए यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न था। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा नतिलंब। कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है? भ्रंश के पार अध्यारोपित अपवाह, शैल प्रतिरोध, स्थलाकृति रूपों के बीच दुर्बल सहसंबंध, बारंबार तीव्र भूकंप, कगार के सहारे अभिनिर्धारित वास्तविक भ्रंश समतल। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार में आएगा? तो आपका भ्रंश के पार अध्यारोपित जो अपवाह है यह। ठीक, नेक्स्ट आइए, ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्न में से किस प्रकार की चट्टानें अवघटित होती हैं? ऑक्सीडेशन की क्रिया से किस प्रकार की चट्टानें अवघटित होती हैं? लौह युक्त, सिलिका युक्त, चूना युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीडेशन की वजह से जो आपका लौह युक्त चट्टानें हैं वो अवघटित होती हैं, क्योंकि नमी की उपस्थिति के कारण इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया अधिक हो जाती है। साथ ही साथ जो चूना चट्टान है जल में कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेती है और कैल्शियम युक्त चट्टान का रासायनिक अपक्षय सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन से लौह युक्त हो जाएगा, ठीक, चट्टानें ये अवघटित ज़्यादा होती हैं। और जो चूना युक्त है ये आपका जल में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसका होता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली? भारत की नर्मदा, कैलिफोर्निया, जॉर्डन या स्पेंसर की खाड़ी। तो आप जानते हैं एक सबसे लंबी रिफ्ट वैली आपका है जॉर्डन नदी की घाटी। ठीक, नेक्स्ट आइए, कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित है? कार्बोनेशन, अवदलन, जलयोजन, ऑक्सीकरण। तो जो आपका रासायनिक अपक्षय से है कौन सा है? वो कार्बोनेशन है। नेक्स्ट आइए, नदी समतल की 1933 अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? यानी 1933 में नदी समतल की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? C.A. कॉटन, रिस्थोपेन, क्रिकमे या वेगनर। तो जो यहाँ पे सही उत्तर है आपका नदी समतल की अवधारणा 1933 का क्रिकमे। जहाँ पे भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, और जो आपका महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना दी थी तो वेगनर ने दिया था। रिस्थोपेन ने क्या किया था? चीन का भूगोल लिखा था। भूदृश्य संरचना प्रक्रम अवस्था का परिणाम है। पेंक, डेविस, हटन या होम्स, कौन संबंधित है? तो सही उत्तर आप जानते हैं ये डेविस। ठीक, डेविस का ही त्रिकुट कहा जाता है ये, कि भूदृश्य संरचना यानी प्रोसेस, प्रक्रम, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और फेज या स्टेज का ही परिणाम होते हैं जो भी लैंड फॉर्म्स होते हैं। अपरदन के निम्नतर स्तर की संकल्पना को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? डेविस, पावेल, हटन, पेंक। तो जो सही उत्तर आपका है पावेल की है। ठीक, आधार स्थल की संकल्पना। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ, होम्स का है। प्रिंसिपल ऑफ जो मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ किसका है? होम्स का है या स्पार्कर्स, थॉर्नबरी, किंग। जो एलसी किंग का है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी या जियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी ये आपका होम्स का है। जियोमॉर्फोलॉजी किसकी है? तो ये पॉर्कस की है, स्पार्कस की। और प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थॉर्नबरी की। ठीक, नदी समतल की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न 2 बार हो गया। वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किसने दिया? हटन, डटन, जेफरी, डेविस। तो जो आपका आइसोस्टेसी दिए थे ये डटन ने दिया था, लेकिन वर्तमान भूत की कुंजी यानी यूनिफॉर्मिनेटिज्म, एकरूपतावाद, ये आपका जेम्स हटन का ही है।
असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का ये प्रश्न है जो मध्य प्रदेश का था। नेक्स्ट है ऑन्टोग्राफी का दर्शन ऑर्गेनिक हाफ ऑफ ज्योग्राफी की व्याख्या करता है। यह विचारधारा शुरू किसने की थी? ये विचारधारा किसने चालू की थी? ऑन्टोग्राफी का दर्शन यानी ऑर्गेनिक हाफ ऑफ ज्योग्राफी की व्याख्या करती है। तो ये डेविस हैं, हैकरस्टैंड हैं, ऑस्कर पेस्टल हैं, कैनन है। जो सही उत्तर आपका WM डेविस का है। इन्होंने ऑर्गेनिक हाफ ऑफ ज्योग्राफी की व्याख्या की और इसके अनुसार इन्होंने बताया कि स्थल लोप का उद्भव विकास 3 कारकों पर डिपेंड करता है। एक आपका प्रक्रम और समय, संरचना, प्रक्रम और समय, यही इनके 3 कारक थे जिसे डेविस का त्रिकट भी कहा जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम लोग 35 क्वेश्चंस नेक्स्ट डे भी करेंगे। धन्यवाद।